होली पर रंग क्यों लगाते हैं, हमने पिछली बार बताया, सुना? क्यों लगाते हैं रंग? नहीं पता? हमने दोनों चीजों का वैज्ञानिक कारण बताया था। हमने कहा था होली का रंग, होली का दहन, चलो समझ में आता है। प्रहलाद जी को होलिका जी लेकर के बैठी थी, आग लगाई गई, होलिका जी जल गई, प्रहलाद जी बच गए, है ना। अब पर सोचने वाली बात यह है कि होलिका दहन के बाद क्या प्रहलाद जी ने आकर के रंग उड़ाए थे? भांग पी हो, शराब पी हो, कपड़े फाड़े हो, फिर तुम ऐसे कांड क्यों करते हो? जब ऐसी चीज का हमारे शास्त्रों में, हमारी पुरानी किसी भी सभ्यता में कोई वर्णन ही नहीं है, तो हम काय को दारू पी करके, भांग पी करके एक दूसरे के कपड़े न फाड़ते घूमे, है ना? ना हमारे यहाँ का तो रिवाज है। हाँ, ऐसा ब्रजमंडल की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है हमारा जो क्षेत्र है, वो ब्रजमंडल की सीमा से लगा हुआ, तो पुरवाई चले तो थोड़ा असर तो आ ही जावे, है ना। पुरवाई हवा चले तो थोड़ा असर आ जावे। हमारे यहाँ की तो सभ्यता ही वो है। अब कम हो गई, अब कम हो गई ना। तो हमारे गांव की सभ्यता ये थी, सुबह होली खेलना शुरू करा लोगों ने, बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ। फिर दिन में सबकी होली हो जावे थी, शाम 4 बजे सब अपने नहा धो के स्नान करके अपने घर में बैठते थे परिवारों के साथ। तो जो मोहल्ले पड़ोस की औरतें होती ना, ये सारी इकट्ठी होकर के जावे शाम को, रात को, जब आदमी अब पूरे दिन की थकान मिटा करके चारपाई में लेटने की तैयारी कर रहा हो, जब जाएंगे जाकर, जो सामाजिक बड़े लोग हैं, छोटे बड़े लोग, बड़े मतलब पैसे में बड़े नहीं, बड़े का मतलब है कोई प्रधान हुए, कोई सरपंच हुए, है ना, वैभवशाली लोग, जो मतलब समाज के एक मुख्य लोग हैं, उनको पकड़ेंगे। पकड़ेंगी भी कैसे? ऐसा ना पकड़ें, यहां से पकड़ी जाएगी कॉलर ऐसा, और घसीट करके लाए जाएंगे घर के बाहर, ठीक। उनको घाघरा पहनाया जाएगा, हाँ, ऊपर ओढ़नी पहनाई जाएगी, ठीक। आगे ढोलक चिमटा लेकर के 4 जने चलेंगे, औरतों का पूरा समाज रहेगा, एक झुंड, किसी के हाथ में डंडा, किसी के में बेटा, किसी के में खुरपी, किसी के में कुछ। फालतू कोई बोल नहीं सकता। जिसने जो चुपचाप चल दिया, वो ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर 50 मीटर चलेगा, जब तक कोई दूसरा बकरा नहीं मिल जाता। जहां कोई दूसरा मिलेगा उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके कपड़े तार के उसको पहना दिया जाएगा। और जिसने चू चपड़ करी, तो जो वो पहन रहा होगा वे फटेंगे, वे निश्चित फटेंगे। जो है ना खुद के पहन रखे होंगे ना, वे फटने निश्चित है। बुरा कोई नहीं माना। और फिर ऐसा भी नहीं है, उसका जुलूस निकालने के बाद ऐसा नहीं उसको छोड़ दिया जाएगा ऐसे, फिर उसके ऊपर ये दंड रहेगा। अब वो पूरे जितना भी वो ग्रुप चल रहा है ना, आतंकवादियों का जो पूरा ग्रुप है, और वो उसके खाने पीने की व्यवस्था करवाएगा। और ऐसी रात को 12 बजे तक चलता रहा हमारे ऐसे। अब तो 2 साल से नहीं हो रहा, खैर गांव में कुछ घटनाएं हो गई थी, तो दुख सुख भी लोगों का रहता है। बाकी ये, और बुरा कोई किसी का नहीं मानता, यहाँ कोई किसी का बुरा नहीं। यहाँ बुरा मानते हैं तो जो 2 बोतल पी करके छक्के बैठा होगा उसका, बेचारे का, उसका भी नहीं मानते खैर, क्योंकि उसको उतारने के लिए भी तैयार बैठे रहते हैं लोग। हमारे यहाँ उतारने वाले भी रहते हैं, चढ़ाने वाले अलग रहते हैं, उतारने वाले अलग रहते हैं। घर के बाहर जाओगे तो चढ़ाने वाले मिलेंगे, घर के अंदर आओगे तो उतारने वाले मिलेंगे। तो व्यवस्थाएं देख करके अपनी होली मनाओ, क्योंकि अब न पहले जैसा प्रेम बचा है, ना स्नेह बचा है। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए घृणा, पीड़ा, अहंकार, ये सब जागृत हो गए। जलन, सामने वाला इंसान अगर गाड़ी में चल रहा है तो चाहे दूसरा वाला व्यक्ति लोन पे कर्जा पे लेकर पर लाएगा गाड़ी, नहीं। जो जमीन तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, उसकी 1 इंच पे तुम लड़ रहे हो, बताओ। जो तुम्हारे साथ ही नहीं जा सकती, जिस जमीन का तुम्हें कोई लोभ नहीं, क्या लोभ है? इसने मेरी 1 फीट जमीन खत्म मार ली,
चलो मार ली, क्या करेगा तू 1 फीट का? होगा क्या 1 फीट में? मेरी फसल होगी, मैं क्यों दे दूं? तूने 100 बीघे जमीन लगाई, फसल लगाई 100 बीघा में, अचानक से भगवान ने ओलावृष्टि करवा दी, तो 2 क्विंटल अनाज नहीं ले सकता उसकी मर्जी के बिना। उतना ही आना है घर में जितना उसने लिख रखा है। कर्म सबसे बड़ा है, लेकिन कर्म के भी ऊपर उसकी कृपा है। कर्म भी तभी कर पाओगे जब उसकी कृपा हो रही। क्यों? कुछ साल पहले की बात है, जहां आश्रम बन रहा है वहां खेत हुआ करता था हमारे गांव में। एक शाम को सुबह को ग्रुप बना हुआ है। हमारे यहाँ गायों का ज्यादा रहता, गाय गैया रहती है ना, ज्यादा रहती है। तो शाम को लाठी डंडे लेकर के लोग निकलते हैं, हमारे खेत में ना घुस जाएं, हमारी फसल ना खा जाएं, हमारा कुछ ना कर दें। तो गायों ने भी अपना समय निकाल लिया। अब वे आती हैं रात को 12 बजे के बाद, या दोपहर में जब आदमी सो रहा होगा। अब उन्होंने भी देख लिया किस किस टाइम फ्री रहते हैं, तो वो भी टाइम बदल के बैठी हैं अब। और ऐसे ही जब तक आश्रम नहीं बना था तो खेत था, तो सब जा रहे थे अपने अपने खेतों में। हमारे खेत में कुछ फसल बो रखी थी, पता नहीं क्या था। अच्छा, हमारे ऊपर आश्रम के मंदिर के ऊपर की छत से वो साफ दिखता है। तो करीब 12-15 गाय उस खेत में चुग रही। मैं ऊपर टहल रहा, दिन की बात, मैंने देखी हमारे खेत में चुग रही, चुगती रही आराम से। घंटा 2-3 घंटा हो लिए, आधा सा खेत उन्होंने खा लिया होगा। इतने में कोई सज्जन आए, तो मैं ऐसे ही टहलता हुआ नीचे चला गया। तो मेरे साथ क्या, आपके खेत में गुरुजी गाय चुग रही है, भगाओ उनको। मत, तेरे बाप का खेत है। मैंने उससे यही बात की, तेरे बाप का खेत है? बोले नहीं। तेरे से कर्जा ले रखा हो? बोले नहीं। तेरे दादा परदादाओं ने हमें विरासत में दे दिया हो? बोले नहीं। मैंने तो अपना रास्ता ना, अब क्या तो कह दिया, अब मत कह दियो किसी से। आपने कहा मेरे खेत में चुग रही है, मेरे को आपत्ति नहीं, तेरे को क्या आपत्ति? अच्छा, दिक्कत ये है, जिसके साथ घटना हो रही होगी उसको दिक्कत नहीं हो रही होगी, पड़ोसियों को जलन हो रही होगी, उनकी एस्थेसी अपने आप हो रही होगी। ठीक, इतने में हमारे पिताश्री को पता लग गई। बोले तुम ऊपर टहलते हो, तुमने देखा नहीं गाय लग रही है? मैंने हाँ देख लिया था। कह रहे तो तुमने बताई क्यों नहीं? मैं, तुम कर क्या लेते? बोले भगाते, फसल नाश कर रही है, जितना भाग्य में इतना मिलना है। चलो, तुमने खेत में जो उगा रखा है किसके लिए? अपने लिए। नाज ही तो तुम्हारे घर में आएगा। बोले हाँ, और भूसा? बोले पशुओं को जाएगा। अच्छा, और जो अपने वाले खेत में क्या? बोले चारा। किसके लिए? बोले पशुओं के लिए। तो वे क्या है? चारा लगा रखा है तुमने, फसल में चारा बो रखा है, किसके लिए? कौन खाएगा? बोले पशु। तो ये क्या है? ये भी तो पशु ही है। बोले हमारे खाएंगे। मन की तो ये किसके हैं? ये भी तो हमारे ही हैं बेचारे। तुम्हारे जब तक है, जब तक तुम्हें उनसे लाभ मिल रहा है, जब तक खूंटे पे खड़ी गैया दूध दे रही है, जब तक वो तुम्हारी है। जिस दिन उसने दूध देना बंद कर दिया और डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये ना बच्चा दे सकती ना दूध, उस दिन वो अब आ रहा है। क्यों? अच्छा, आज 30 साल पहले, मेरी उम्र से तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, बुजुर्ग भी बैठे हैं। आज से 25-30 साल पहले क्या खेतों में गाय या बैलों का आतंक था? 30 साल पहले क्या बैल नंदी ये थे जो खेतों में टहलते हो, नुकसान करते हो एक दूसरे को? थे? क्यों? अब कैसे हो? अब योगी जी ने छोड़ दिए, योगी मोदी छोड़ गए, अब हैं, अब सरकार छोड़ गई है, नहीं? यही बात बाबा? हाँ कह रहे, हाँ कह रहे, हाँ मैंने कहा सरकार छोड़ गई। बोले हाँ। तो कौन सी सरकार छोड़ गई? हम पूछ रहे कौन सी सरकार छोड़ गई? तुमने छोड़े हैं भाई। सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। हर चीज को लेकर के तुम तीर कस करके सरकार की ओर को खड़े हो जाते हो। सरकार नहीं है, सरकार ने, तुमने क्या करा?
तुम क्या कर रहे हो? 30 साल हमारी सुनो, 30 साल पहले उस बैल का तुम्हारे घर में काम था। क्यों? 30 साल पहले ट्रैक्टर कम थे, हल चलते थे, तो उस समय पे उनका काम था, वो तुम्हारी मतलब की चीज थी, प्रयोग की चीज थी, तो तुम उनका प्रयोग कर रहे थे, कहीं हल चलाने में, कहीं बुग्गी चलाने में, कहीं बग्गी चलाने में, है ना। फिर तुम बन गए आधुनिक, पढ़ लिए तुम, थोड़े से किताबी शिक्षा ले आए, और आधुनिक बनने के बाद में तुम्हारे हाथ में क्या आ गई? मशीनरी। अब उपकरण आ गए, अब उपकरण आ गए तो बैल की क्या जरूरत है? तो जब बैल भगवान था, है ना, जब दशहरा पे भी बैल को पूजा जाता था, माला पहनाई जाती थी, धनतेरस पे उसके लिए श्रृंगार की मालाएं आती थी, उसके सींगों में गेरू लगावे थे, मेहंदी लगावे थे, गले में माला पहनावे थे, रस्सियां बदले थे ना, सर्दियों में उसके लिए अलग, ठंड ना लग जाए। जब वो भगवान स्वरूप था, किसान का दोस्त था, अब आ गई मशीनरी, उपकरण। अब वो आवारा है। पहले वो नंदी था, बैल था, अब वो सांड है ना। तो मानसिकता किसकी बदली? सरकारों की। तुम्हारी बदली, हमारी बदली। छोड़ने वाले कौन? सरकार। कहां सुलाई? सरकार ने क्यों छोड़े हैं? सरकार क्यों नियंत्रण लगाए उनको? नियंत्रण लगाने वाले तुम खुद हो, छोड़ तो तुम रहे हो, नियंत्रण सरकार लगाए। क्यों लगाए? सरकार, सरकारों का काम गाय पकड़ना, नंदी पकड़ना थोड़ी है, ये सरकारों का काम है। सरकारों का काम होता है विधेयक पास करना, अध्यादेश लाना, समुदायों को निर्मित करना, संस्थानों को निर्मित करना, डेवलपमेंट लाना। तुम्हारी पर्सनल मानसिकता को में जो विकृति आ गई है उसको ठीक करना सरकार का काम नहीं है। तुमने बच्चों के संस्कार खत्म कर दिए और तुम किताबी शिक्षा की ओर इतने ज्यादा प्रेरित हो गए, इतने ज्यादा प्रेरित हो गए, अब तुम हर चीज के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे हो। नहीं, अशिक्षित, अगर कोई इंसान कम पढ़ा लिखा हो, धोती कुर्ता पहन रहा हो, अगर यदि कोई इंसान धोती कुर्ता पहन रहा हो या इंग्लिश ना बोल रहा हो किसी बड़े शहर में जाकर के, तो उसको तुम लोग अशिक्षित कह देते। अशिक्षित, मैंने तो बड़े सभ्य शब्द का प्रयोग करा है, अन्यथा बाहर जाकर के समाज में देखो कितने गंदे और अभद्र तरीके से उसको बोला जाता है ना। कोई व्यक्ति अगर सरकारी स्कूल से पढ़ करके कहीं शहर में घूमने चला जाए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए, तो उसको वहां सम्मान नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रोफाइल एजुकेशन नहीं ली है उसने और किसी बड़े स्कूल कॉलेज से पास होकर नहीं गया, इसलिए वो अशिक्षित है। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं कि जो शिक्षित हैं, हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, 4 अंग्रेजी के शब्द बोलने के अलावा तुमने ये बताओ क्या दिया? बताइए। प्रदूषण करने वाला कौन? शिक्षित या अशिक्षित? फैक्ट्रियां, कंपनियां किसने बनाई? शिक्षित ने कि अशिक्षित ने? शिक्षित ने। तो पोल्यूशन किसने दिया? शिक्षित ने। गाड़ियां किसने बनाई? पोल्यूशन किसने दिया? शिक्षित ने। अशिक्षित ने थोड़ी दिया। बताइए। गांव छोड़ करके शहर की ओर प्रेरित होकर के, वन काट करके उनमें एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीने का सपना दिखाने वाले कौन? शिक्षित या अशिक्षित? डेवलपमेंट के नाम पे एक क्या कहते हैं उसको, मेट्रो सोसाइटी बनाने वाले कौन? शिक्षित या अशिक्षित? शिक्षित। अशिक्षित आदमी ने तो हमेशा पर्यावरण को सुनहरा बनाया, सुंदर बनाया। अशिक्षित इंसान ने तो पर्यावरण को मजबूत किया है। अशिक्षित इंसान ने तो पेड़ पौधे लगाए हैं, और शिक्षित इंसान क्या लगा रहा? कटवा रहे। पेड़ कटवा करके फुलवाड़ी लगाई जा रही। जो पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, नीम का पेड़ हमें रासायनिक रूप से भी देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो हमारे जीवन के लिए कितने बहुमूल्य हैं, उनको कटवा करके तुम हमें क्या लगा करके दिखा रहे हो? फुलवाड़ी, पार्क हैं, उनके बीच में से सड़कें, गंदे नाले,
नदियों को दूषित करने वाले अशिक्षित हैं कि शिक्षित हैं? पर्यावरण को दूषित करने वाले शिक्षित कि अशिक्षित? बताइए। अपमान को ऊंचा उठाने वाले शिक्षित या अशिक्षित? अहंकार को धारण करने वाले शिक्षित या अशिक्षित? जितना पैसा आता गया, और पैसा कहाँ आया, किसके पास आया पैसा यार, मेरे को बताओ तो सही। ये जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, कौन से पैसे की बात कर रहे हो भाई? कर्जे में जी रहे हो तुम। हर महीने इनके अकाउंट से इंस्टॉलमेंट जाती है, ये दुनिया भर के कर्जे में जी रहे हैं। और गांव का एक बढ़िया किसान 10 रुपए भी किसी के ले ले तो उसके सिर पे ऐसा भार होता है कि पता नहीं क्यों कर्जा ले लिया, है ना। कर्जे की लाइफ को तुम लग्जरी लाइफ बता रहे हो। बस किताबी एजुकेशन, किताबी शिक्षा के पीछे दौड़ रहे हो। यदि मंदिर में बैठ करके कोई इंसान ये कह दे, मंदिर में बैठ के यदि कोई इंसान ये कह दे कि तेरे को बुखार चढ़ रहा है, माता निकल गई, जाकर के नीम की पत्तियां दीवार पे टांग लेना, द्वार पे टांग लेना, और एक जल का लोटा अपने पास में रख लेना, और जाकर के हवा में मत घूमना, एकांत में रहना, और ये जाकर के गिलोय लेकर के, और ये दालचीनी लेकर के, और ये लौंग इलायची वगैरह डाल के काढ़ा बना के पी लेना, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। तो क्या कहेंगे उसको? अंधविश्वास। और पैरासीटामोल जहर की गोली खिलाने को क्या कहोगे? विश्वास। बताइए, गलत कह रहे हैं क्या? जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि पीपल के पत्ते घिस करके पी लेना, लीवर ठीक हो जाएगा, फेफड़ों में आराम हो जाएगा, उसको तुम क्या कहते हो? अंधविश्वास। और जो वैद, जो गांव में वैद्य जी नब्ज पकड़ के ये कह देते हो कि कल 2 रोटी खाई थी और 3 दिन से बुखार चढ़ रहा है, और जब पीपल का पत्ता पीस करके पी लियो आराम हो जाएगा, वो अशिक्षित। और जिस डॉक्टर ने 8 साल 10 साल पढ़ाई कर ली और वो बीमारी पकड़ने के लिए भी 10 मशीनों का प्रयोग कर रहा है, 1000 टेस्ट करवाने के बाद भी वो कह रहा है कि बीमारी ही समझ में नहीं आ रही, सारा शरीर का चेक करवा दिया। यदि मशीन सब कुछ है, उसके बाद पता लगा 1-1 महीना तो तुम्हें बीमारी जांचने में निकल गया, इतने में आदमी निकल लिया। हम ये नहीं कह रहे डॉक्टरी पद्धति गलत है, नहीं, अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, पढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो गांव के अशिक्षित लोग थे ना, अगर इनकी तकनीक पर चला जाता तो वो गंभीर असाध्य रोग ही ना हो रहे होते। हम तो आधुनिकता के चक्कर में आकर के अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठे। हमें ये बीमारियां थी कहां? हमारे तो खाद्य पदार्थ बदले, रहन सहन बदला, मॉडर्न बनने, एक नई सोसाइटी की तरफ बढ़ चले, क्योंकि हमें आधुनिक बनना था। और आधुनिक बनने के बाद तुम्हें क्या मिला? बीमारी, रोग, क्लेश, एकांक। जितने आधुनिकता की दौर पर चले हुए हैं, बताओ कौन सा जीवन सही है? किसी के शरीर में बीमारी है, किसी को कैंसर हो रखा, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का डिवोर्स हो रखा, किसी का प्रेमी छोड़ के भाग गया, कोई पति के साथ खुश नहीं है तो उसको प्रेमी चाहिए, कोई प्रेमी के साथ खुश नहीं है उसको पति चाहिए, किसी का पुराना प्यार लौट के आ रहा हो, पति को मार रहा है, किसी की पत्नी ने धोखा दे दिया, उसकी गर्दन उड़ा रहा है। ठीक, जो दुनिया से एक दूसरे के प्यार को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, वो 6 महीने बाद कोर्ट में जाकर के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। घर ऐसे खरीदे जा रहे हैं, ना छत अपनी ना जमीन अपनी, चिड़िया जैसे घोंसलों में रहना शुरू कर दिया। परिवार के नाम पे तुम्हारे पास कुछ है नहीं वीडियो कॉल के अलावा। परिवार कहां रहता? वीडियो कॉल में। कहां? दोस्त कहां रहते हैं? स्नैपचैट में। बेस्ट फ्रेंड कहां रहते हैं? इंस्टाग्राम पे। सोसाइटी कहां रहती है? फेसबुक पे। तुम कहां रहते हो? यूट्यूब पे। नहीं, धरातल पे कुछ नहीं, जीरो।
वैसे हम कौन है? हम मॉडर्न है, हम आधुनिक हैं। आधुनिकता अच्छी चीज है, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि ऐसा सोना किस काम का जो गले को काट दे। आधुनिकता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आधुनिकता के पीछे इतने पागल होकर के भी मत चलो कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान को नष्ट कर दे, तुम्हारे देह को नष्ट कर दे, तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दे। सोचो, एक हवस की पूर्ति करने के लिए प्रेम का नाम दिया जा रहा है, उस प्रेम की प्राप्ति हो नहीं पा रही और हवस पूर्ति के बाद में एक दूसरे को ठुकराया जा रहा। अगर ये प्यार है तो ऐसे प्यार को ठोकर मारो। हमारा सीधा सा सिद्धांत है, घुट घुट के जीने से अच्छा एक दिन मर जाओ। जो इंसान तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा, जो इंसान तुम्हें स्पष्टता है ये नहीं कह पा रहा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन एक साथ गुजार सकता हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मत कहो ये बात, आवश्यकता नहीं। लेकिन इतना भी कह दिया कि मेरे लिए तुम अनिवार्य हो, यदि तुम नहीं तो कोई नहीं। लेकिन वो क्या कह रहा, नहीं मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं तुमसे तो विवाह नहीं कर सकता, पर हां किसी और से मुझे करना पड़ेगा मेरी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए क्यों भैया? क्या जन्म लेने के समय पे परिवार ने तेरे से एग्रीमेंट करवा लिया था कि ब्याह करेंगे ही करेंगे, जरूर अपनी मर्जी से करेंगे? काहे? और अगर तेरे को ये बात पहले से पता थी कि तेरे परिवार वाले तेरी शादी अपनी मर्जी से करवाएंगे, तो तू दूसरे की जिंदगी खराब क्यों कर रहा था भाई? किसने अधिकार दे दिया दूसरे के भावनाओं से खेलने का? और सबसे बड़ी बात यह कि उसको अधिकार दिया तुमने, हैं? शुरुआत में तो रात को फोन चलने दो, मुझे तुम्हारी सांसें भी सुननी है, और साला 6 महीने बाद किसी का हाँ भी नहीं सुनने को मिल रहा। हाँ, बताओ गलत कह रहा हूं क्या? हंसने की बात नहीं, रियलिटी बता रहा हूं। उल्टा ढोंग चल रहा है, रात को मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है, फोन चलते रहने देना, और 6 महीने बाद उस इंसान का हाँ ना सुनने में भी आपत्ति है। दिस इज नॉट लव। ये सिर्फ एक आकर्षण था, एक अट्रैक्शन था, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। प्रेम अनंत है, आकर्षण कुछ समय का है। आकर्षण जब का है, जब तक का है जब तक तुम्हारे ऊपर ये जो लेमिनेशन हो रखी है ये मुरझाती नहीं। जिस दिन ये मुरझानी शुरू हो जाएगी, लेमिनेशन डाउन होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन आकर्षण खत्म। प्रेम वो है जिसको न ये लेमिनेशन की जरूरत है, न इस आकृति की जरूरत है, भावनाओं की जरूरत है मात्र। बची बात यह है कि एक दूसरे को देख करके यदि किसी की आंखों में से आंसू निकल जाएं तो उसको सच्चा प्रेम कहोगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। क्यों? 2 रैप्टे मार दूं, आंसू जब भी निकल आएंगे। तो क्या जो 2 रैप्टे मार के जाल लग रहा होगा वो प्रेमी है? फिर तो ईरान को जाकर के इजराइल के गले लग जाना चाहिए, रोज पीट रहा है। क्यों? माँ बाप ने दुनिया भर के रैप्टे बजाए, उनको तो छोड़ने में तुम 1 सेकंड नहीं लगा रहे। जिसको तुम 6 दिन से नहीं जानते उसके लिए तुम दुनिया छोड़ने की तैयारी कर रहे हो। बहुत लोगों के सर के ऊपर से हमारी बात जारी होंगी, हालांकि तो हमने पहले कही हमें समझना है तो अपने आप को भूलना पड़ेगा ना। तर्क जोड़ो, खासकर हम बहन बेटियों के लग रहे हैं, ठीक है? पुरुष फिर भी अपने आप को व्यस्त कर लेता है। ऐसा नहीं कि पुरुष के अंदर भावना नहीं, भावना है, उसके अंदर भावना है, लेकिन सबसे कमजोर भावना महिलाओं की है। क्यों? तुम बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती, आ सकती हैं, हाँ सच है, बुरा मत मानो। अच्छा, तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया?
तुम महिला हो, तुम स्त्री हो, तुम्हारे अंदर उतना बल नहीं है जितना बल पुरुष के अंदर है। यही सिखाया गया। सच बताओ, ये सच है? तुम सोचो, क्या ये सच है? पुरुष में ज्यादा ताकत है, इन स्त्रियों में कम ताकत है, ये सच है? मैं नहीं कर सकती ये काम, क्यों? हम तो महिलाएं हैं जी। काहे? क्यों नहीं कर सकती? बताओ। एक गरम माचिस की तिल्ली अगर तुम्हारे नजदीक से हुए, आदमी एकदम ऐसे उसको करने लगता है। और महिलाएं जलते हुए चूल्हे में से रोटी पकड़ के ऐसे ला करके घी लगा कर तुरंत के तुरंत थाली में रख देती है। कौन कहता बल कम है? आदमी की एक हड्डी टूट जाए तो 10 दिन तक हाय हाय मचाएगा। और ये मैं नहीं, विज्ञान कहता है। विश्वास नहीं तो किसी पढ़े लिखे इंसान से पूछ कर देख लेना कि जब एक महिला एक बालक को जन्म देती है तो 700-900 हड्डी एक साथ टूटे, जितना दर्द हो रहा होगा उतना दर्द सहन करती है। जिस समय वो जन्म दे रही हो, और तुम कहते हो उसमें बल नहीं, ताकत नहीं, डर है। लेकिन हाँ, ताकत है नहीं वाकई। कहां नहीं है? शरीर में तो ताकत है महिलाओं के। ताकत यदि नहीं है तो उसके दिमाग में नहीं, क्योंकि तुम इसका प्रयोग ही नहीं करती हो। तुम हमेशा हृदय का प्रयोग करती हो, खोपड़ी का प्रयोग करती ही नहीं। जब भी तो पुरुष लोग कह जाते हैं तुम में तो दिमाग है ही नहीं, क्योंकि तुम अपने दिमाग का असली प्रयोग ही नहीं कर पा रही हो। सच्चाई है। क्योंकि तुम्हें एक मेंटेलिटी बता दी गई, एक सिद्ध कर दिया गया कि तुम कमजोर हो, तुम पे सिर्फ पुरुष शासन कर सकता है, और तुमने वो मान ली कि हाँ हम पे पुरुष शासन कर सकता, हम कमजोर हैं। और एक दो ने अगर थोड़ी सी ताकत दिखाई, पूरा समाज हिल गया। बताओ, एक दो नहीं, सोचो 100 में 0.1% की भी 0.1% महिलाओं ने सिर्फ 2-4 कांड करके दिखाए हैं, उसी में हिल गए। किसी ने ड्राम में बंद कर दिया, हाई युका कर दिया, कोई बोरी में बंद करके कुआं में फेंकाई, ये कैसे कर दिया, किसी ने गोली मरवा दी। और मैं यूं कह रहा हूं, अगर मार नहीं थे तो अपने हाथों से मारती। प्रेमी का बेचारा काय को पिटवा दिया बेमतलब, साथ रहने के चक्कर में जेल में रहना पड़ रहा। बताओ, भावनाओं का त्याग करो। जब तक तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं लगाओगे, लोग तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। याद रखो, चाहे तुम गृहिणी हो, चाहे तुम कार्यकर्ता हो, चाहे तुम नौकरी वाले हो, व्यवसाय वाले हो, समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, समुदाय में रहते हो, मायने रखता, भावनाओं पे नियंत्रण अनिवार्य है। मुद्दा वहीं घूम करके आ रहा वापस होली पे। तो होली पे भी विशेष ध्यान रखें, रंग लगाएं, कपड़े ना फाड़ें। बाकी हमारी बातों का कोई सर पैर नहीं है, हमारी बातों को मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यात्रीगण अपने सामान की स्वयं व्यवस्था करें और रक्षा करें। हाँ, हमारी यदि किसी को बात बुरी लगी हो तो अपने आप से खुद ही क्षमा मांग ले, क्योंकि हम मांगने वाले हैं नहीं। क्यों? ऐसी कहानी है हमारी, मैं मतलब की बात को चक्कर में नहीं पड़ती। अच्छा लगे तो लगे, ना लगे तो ना लगे। वो कहीं वो कौन मरा है जी? पिछले 6-7 दिन से मातम मन रहा है पूरे देश में। कौन मरा है बताया तो है? खेमेनाई कौन है? कहाँ का है? ईरान पिरान का शायद कुछ। सबसे बड़ी टेंशन ये समझ में नहीं आ रहा मुद्दा, मरा कहां? हमारे यहां का कोई लेना देना नहीं, रो यहां रहे। और कल हमारे यहाँ का एक नाम, चलो छोड़ो लेना ठीक नहीं, हमारे यहाँ की एक महिला उसी समुदाय
हूँ परेशान। मन की आज तुम्हारे चेहरे पर मुरझाया हुआ चेहरा, उदास हो, क्या बात होगी? कह रही बड़ा दुख का विषय है। मन की क्या? कह रही आपको नहीं पता वो मर गया। वो कौन? खेमनाई मर गया। मैं तेरा फूफा लगा था, मर गया मर गया। और का छाती पे बैठा रहता, मरना सब ने, तू भी मरेगी एक दिन। कौन ना मरता? कह रही उसको षड्यंत्रों से मारा गया। फिर मैंने लड़के को बोला क्या मसला क्या है? इन्होंने कई सारी वीडियोस ही दिखाई। कह रहे ये था जी ऐसे ऐसे मर गया। भला हुआ, भला हुआ। अच्छा ये मानसिकता का ही तो खेल है, बल का खेल नहीं, किसी के ऊपर शासन कर लेना ये बल का खेल नहीं है, मानसिकता का खेल है। ओनली फॉर मेंटेलिटी। तुम्हारे ऊपर अंग्रेज शासन कर गए, तुम्हारे ऊपर मुगल शासन कर गए, ऐसा नहीं कि तुम कमजोर थे, बस तुम्हारे दिमाग में वो भर दिया गया कि तुम गुलाम थे। ऐसी वहां चल रहा है। 400 मुस्लिमों को, मात्र 400 मुस्लिमों को शरण दी थी। आज पूरा देश इस्लामिक है। यहां रोते डोल रहे, वहां की महिलाएं आनंद ले रही हैं। उन्हें ये है कि जैसे घर में जेठ छोड़ के चला जाना, वो जेठ रहता हो घर में और छोटी बहू को दिक्कत हो, जेठ जी यहीं 24 घंटा आंगन में बैठे रहे और घूंघट करके चलती रहे बेचारी, कभी ठोकर लगे कि दरवाजे में टकरावे, कहीं रसोई में जावे, कभी वहां, और अचानक से सेठ जी का पता, जेठ का पता लगाओ कि वो घर छोड़ करके जाल लग रहे हैं, तो देखे छोटी बहू के आनंद में पर्दा ऊपर, चलो बढ़िया, पाँव पे पाँव धर के बैठे, ऐसे में वहां आनंद ले। ये यहाँ ऐसा रोल लग रहे हैं जैसे इनका फूफा मार लिया हो। क्या मतलब की बात? देश के लोग मरे जब कुछ नहीं किसी को फर्क पड़ा, तो सिर्फ एक मेंटेलिटी की बात है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तुम मर जाओगे, मरने के बाद तुम दफनाए जा रहे हो, जलाए जा रहे हो, तुम नहीं आओगे देखने, है ना? और अगर देखने भी आओगे तो जितना परिजन रो रहे होंगे उससे 4 गुना तुम रोओगे। पूछो कैसे? सोचो, तुम मर गए, अंदाजा लगाओ, चलो एक छोटे से मुद्दे पे आते हैं, अंदाजा लगाओ कि तुम मर गए। अब मर के तुम्हारा शव रखा हुआ है बिल्कुल बीचों बीच, और लोग इकट्ठे होकर के चारों ओर से तुम्हें घेर करके रो रहे पीट रहे हैं। अच्छा, जिनके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी, बोलचाल नहीं थी, वे भी यहाँ पीट पीट के हमें भी साथ ले जाता, हम नहीं रह पाएंगे, तो तुम दरवाजे पे खड़े होकर के हंस रहे होगे, बोले देखो क्या नाटक कर रहा है, पूरी जिंदगी ससुरा बोला तक नहीं, और अब कह रहा तेरे बिना जी नहीं पाएंगे। फिर अचानक से तुम्हारी दृष्टि जाएगी कि मेरा बेटा कहां है, यहां नजर नहीं आ रहा। फिर तुम्हारी दृष्टि जाएगी, बेटी भी नजर नहीं आ रही। फिर तुम सोचोगे बहन भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, सिर्फ मां बैठी है। अब तुम्हारी आत्मा ढूंढने जाएगी कि अपने शव को छोड़ो, इनके ड्रामे को छोड़ो, तुम ये देखो बेटा बेटी का। तो तुम अंदाजा लगाओ, अरे हो सकता है एकांत में बैठ कर रो रहे होंगे बेचारे, तो तुम्हारी नजर गई अंदर हॉल में, चारों लोग एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं, तो तुम्हें लगेगा कि देखो कितना प्यार करते थे मेरे को, एकांत में आकर रो रहे हैं बेचारे, इतना सदमा लगा है। अब तुम्हारी आत्मा अंदर प्रवेश करेगी, और वहां जाकर तुम्हें क्या सुनने को मिलेगा कि बेटा कह रहा है नहीं नहीं, बैंक अकाउंट का सारा पैसा मेरा, बेटी कह रही होगी दिल्ली वाला प्लॉट मेरा, बहन कह रही होगी आधा हिस्सा लूंगी, कैसे हो जाएगा, नहीं, भाई कह रहा होगा वसीयत में नाम मेरा चल रहा है अभी। तो तुम सोचो बैठ करके उस टाइम पे क्या सोच रहे हो, साला इनके लिए जी रहा था मैं, कम से कम आग तो लगा देते पहले, नहीं? और फिर बाहर आकर के देखेगा कि जिनके लिए जी रहा था वे तो भीतर बैठ के बंटवारा कर रहे हैं, और जिनसे मैं जिंदगी भर नहीं बोला वो वहां बैठ करके ड्रामा करने लगे, हमें भी साथ ले जाता, हम ना जी पाएंगे तेरे बिना, है ना? आदमी कहेगा हे भगवान जल्दी ऊपर बुला, अगर कुछ और उम्र बच रही हो तो यहां तो भटकी है मतलब, और अगले जन्म में कहीं चूहा बिल्ली सांप बिच्छू कुछ बनाकर भेज, इंसान बनाकर ना भाई जी। बहुत खोटी मानसिकता है लोगों, प्यार स्नेह खत्म हो चुका है। पहले लोग 13 दिन बैठते थे, अब 13 घंटे बैठ जाए बहुत बड़ी बात।
नहीं, तो उस प्रेम को जागृत रखो। त्योहार आनंद लेने के लिए हैं, उन्माद करने के लिए नहीं। तो अपने त्योहारों में आनंद लो, उन्माद ना करो। हमने हमेशा कही है, अपनी जिंदगी किसी के निर्देश पे या रूल रेगुलेशन पे जीने की जरूरत नहीं। जैसे जीना है वैसे जियो, जो करना है वैसे करो, जैसे कमाना वैसे कमाओ, जिस तरह भी कमाना, जो भी काम करना बिल्कुल करो। सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना कि जो तुम कर रहे हो उसको 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। पहला, राष्ट्र को हानि ना हो। दूसरा, किसी गरीब या असहाय को पीड़ा ना हो। और तीसरा, किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ ना हो, किसी के चरित्र पे आंच ना हो। ये 3 काम छोड़ करके बाकी जो तुम कर सको करो और कमाओ, नो टेंशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बैंक लूटना बिल्कुल लूट लो, तुम्हें डकैती डालनी बिल्कुल डाल लो, नहीं तुम्हें गाड़ी चुरानी बिल्कुल चुरा लो, तुम्हें बिजनेस करना बिल्कुल कर लो, नौकरी करनी बिल्कुल करो, जो मन करे वैसे करो और जो मन करे वैसे कमाओ। बस इन 3 चीजों का ध्यान रखो। राष्ट्र को हानि ना, असहायों को पीड़ा ना हो और बहन बेटी की इज्जत पे तुम्हारी वजह से कोई आंच ना। बाकी तो तुम जाए, जैसे हमारा लक्की बैठा है वैसे क्या कि कपड़े फाड़ने में तुम्हें आनंद आ रहा हो तो वैसे फाड़ लो। आज तो वैसे भी होली है, तो अगले को पता है ना फटेंगे। उसको पता गाजीपुर की प्रथा है। गाजीपुर में आज तक जब जब जीजा आया है हाथ जोड़ के स्वागत हुआ है, लेकिन अगर होली पर जीजा आया है, अगर होली के त्योहार पे जीजा आया तो बिना वीजा के वापस नहीं गया है। हाँ, वीजा देकर के ही वापस भेजा गया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि हम मूर्खता करते हैं। देखो, पूरे गांव का मेरे को नहीं पता, गांव के और भी लोग हैं, मेरे को अपने परिवारों का पता है। यहाँ आएंगे लोग मेहमान, उनके आएंगे, पहले कलर लगाएंगे, फिर कपड़े फाड़ेंगे, फिर उनको खिलाएंगे, फिर उनको दूसरे कपड़े पहना करके भेजेंगे। हमारे यहां तो ऐसे ही होता। विश्वास नहीं आप लोगों को? 15 मिनट बाद अभी विनोद भैया के साथ क्या होगा तुम देखना, जब विश्वास आएगा।